वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। अरे वाह, हाँ, ये जिंगल तो ये आवाज सुनते ही बिल्कुल पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना। सही बात है, एक जमाना था। हर किसी की जुबान पर था ये। आज हम इसी वीको ब्रांड की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक लेख है वीको, हल्दी और आयुर्वेद की गाथा। तो देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा मतलब एक साधारण सा आइडिया इतना बड़ा आयुर्वेदिक ब्रांड बन गया। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। 1952 में नागपुर में एक किराना दुकान थे। अच्छा। हाँ, केशव विष्णु पिंडारकर। उनके मन में आया कि भाई बिना केमिकल वाला कोई दांत साफ करने का पाउडर बनाते हैं। और वहीं से शुरू हुई विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी, जो बाद में वीको लैबोरेटरीज बनी। तो मतलब लेख में जैसे बताया है, शुरुआत में तो वो खुद ही घर घर जाते थे बेटों के साथ हर्बल पाउडर बेचने। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती दौर था, खुद मेहनत की और वो मेहनत रंग भी लाई। धीरे धीरे मांग बढ़ी होगी जरूर। इतनी बढ़ी कि फिर नागपुर के अलावा गोवा, डोंबिवली, वहां भी प्रोडक्शन यूनिट्स लगानी पड़ी। अच्छा, और एक बात और, शुरू में दाम कम थे शायद। हाँ, शुरू में तो कम रखे थे, लेकिन जैसे जैसे चीज चल निकली, पॉपुलर हुई, तो फिर वीको के प्रोडक्ट्स दूसरे ब्रांड से आप मानिए 40% तक महंगे हो गए। अरे बाप रे। और फिर आई वो क्रीम, हल्दी वाली। हाँ, वीको टर्मरिक क्रीम। हल्दी तो वैसे ही अपने घरों में मतलब गुणकारी मानी जाती है, तो उसको लेकर तो लोगों में काफी उत्सुकता रही होगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए रास्ता आसान नहीं था। जब ये टर्मरिक क्रीम आई ना बाजार में, तो कई शिकायतें आने लगी कि भाई चेहरे पर पीलापन रह जाता है, पीला निशान छूट जाता है। ओह, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी प्रोडक्ट के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो इससे निपटने के लिए कंपनी ने क्या किया, उन्होंने घर घर सेल्समैन भेजे। सच में? हाँ, जो खुद क्रीम लगाकर दिखाते थे कि देखिए कोई पीला निशान नहीं पड़ता। सोचिए उस जमाने में ऐसा डायरेक्ट डेमो। अरे वाह, ये तो कमाल की तरकीब थी मतलब। पर मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं थी, शायद कोई सरकारी दिक्कत भी आई थी। हाँ, वो एक और बड़ा चैलेंज था। 1978 में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई वीको के प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक नहीं हैं, ये तो कॉस्मेटिक हैं। ओ, और इन पर टैक्स ज्यादा लगना चाहिए। अब वीको तो हमेशा से खुद को आयुर्वेदिक कंपनी बताती आई थी। हाँ, उनकी तो पहचान ही हुई थी। बिल्कुल, तो ये उनकी पहचान पर, उनकी पूरी ब्रांडिंग पर सवाल था। और टैक्स का मतलब था कि दाम और बढ़ जाते। तो फिर कंपनी लड़ी होगी इसके लिए। लड़ना ही पड़ा। 1985 में बाकायदा मुकदमा हुआ। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने केस कर दिया। अरे, और ये लड़ाई कई साल चली, मतलब सोचिए सालों साल। आखिर में 2007 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। किसके हक में? वीको के हक में। कोर्ट ने माना कि हाँ, उनके प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक ही हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी जीत हुई होगी। बहुत बड़ी। सिर्फ टैक्स बचाने की बात नहीं थी, ये उनकी आयुर्वेदिक पहचान की कानूनी मोहर थी एक तरह से, जिसने उन्हें बाजार में अलग खड़ा किया था। सही बात है। अच्छा, इन सब चुनौतियों के बीच एक चीज जिसने वीको का सच में घर घर पहुंचाया, वो था उनका एड, वो जिंगल। हाँ, वज्रदंती वज्रदंती। हाँ, हंसते हुए वीको वज्रदंती, इसने तो कमाल ही कर दिया था। बिल्कुल, वो जिंगल जैसे हमारा बजाज था या निरमा, लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। और मजे की बात यह है कि यह आयुर्वेदिक शब्द को लोगों के मन में तब भी बिठा रहा था जब वो कानूनी लड़ाई चल रही थी। हाँ, ये तो है। और वीको उन शुरुआती ब्रांड्स में से था जिसने दूरदर्शन के शो स्पॉन्सर किए, जैसे ये जो है जिंदगी। हाँ हाँ, याद है, वो तो बहुत पॉपुलर था। बिल्कुल, और वो जमाना था जब टीवी नया नया था। हाँ, विज्ञापन के मौके वैसे भी कम थे। तो विज्ञापन की ताकत और प्रोडक्ट दोनों ने मिलकर कंपनी को बढ़ाया होगा फिर। जबरदस्त तरीके से। आंकड़े देखें तो 1971 में जब गजानन पिंडारकर, मतलब केशव जी के बेटे, चेयरमैन बने, तो टर्नओवर करीब 1 करोड़ सालाना था। और 2015 में जब उनका निधन हुआ, तब तक ये 350 करोड़ हो चुका था। अरे वाह, 1 करोड़ से 350 करोड़। हाँ, और आज कहते हैं कि करीब 500 करोड़ सालाना है। और सिर्फ भारत में नहीं, 30 से ज्यादा देशों में फैला है कारोबार। और ये भी देखना होगा कि वक्त के साथ उन्होंने अपनी मार्केटिंग भी बदली है। जैसे 90s में मृणाल कुलकर्णी थी शायद। मृणाल कुलकर्णी थी। फिर सौरभ गांगुली आए। हाँ, दादा। हाँ, दादा। उनको लेना तो शायद एक सोची समझी चाल होगी। बिल्कुल, मतलब उन लोगों तक पहुंचने की जो उन्हें खेलते हुए देख के बड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, नॉस्टैल्जिया फैक्टर। फिर आलिया भट्ट भी आई। हाँ, आजकल आलिया भट्ट है। तो जिंगल बदला, पैकेजिंग बदली, और अब तो डिजिटल जमाना है, तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पर भी पैसा लगा रहे हैं नए प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे फेस वॉश वगैरह। मतलब जड़ों से जुड़े रहकर भी नयापन अपनाना।
यही उनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, वीको की कहानी क्या है? एक छोटे से विचार से शुरुआत, यादगार विज्ञापनों से पहचान, फिर मुश्किलों का सामना, चाहे वो प्रोडक्ट की शिकायतें हों या बड़ी कानूनी लड़ाई। बिल्कुल। और फिर समय के साथ अपनी मार्केटिंग को बदलते रहना, टिके रहना। एकदम सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे उन्होंने हल्दी जैसे पारंपरिक तत्व और आयुर्वेद के भरोसे को इतनी चतुराई से, इतनी कामयाबी से मार्केटिंग के साथ जोड़ा। हाँ, कि वो इतने उतार चढ़ाव के बावजूद दशकों तक अपनी एक अलग मजबूत पहचान बनाए रख सके। सही बात है। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि आज का जो इतना मॉडर्न, इतना तेज बाजार है, उसमें आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चीजों का आकर्षण वो क्यों बना हुआ है? मतलब क्या वजह है इसकी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।